नमस्ते, मैं लक्ष्मी कुमारी कोल्हान विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में अनुबंध सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आज स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले के वीडियो में हमने संस्कृत के आचार्य द्वारा निर्धारित काव्य लक्षणों पर विचार किया और यह पाया कि उनके काव्य लक्षणों में परस्पर कोई समानता नहीं है। कोई आचार्य काव्य के बाहरी स्वरूप की चर्चा करते हैं तो कोई काव्य के भीतरी स्वरूप की यानी उसकी आत्मा की चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई सर्वमान्य परिभाषा जो है हमारे सामने उभर कर नहीं आ पाता है। हो सकता है कि शायद इसका कारण ये है कि काव्य का स्वरूप अत्यंत ही व्यापक है और जितना ही उसका स्वरूप व्यापक है उतना ही सूक्ष्म भी। इसलिए इसे किसी लक्षण में या किसी परिभाषा में बांधना जो है बहुत ही कठिन है। आदिकाल से ही काव्य को लक्षणों में बांधने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने प्रयत्न में काफी दूर दिखाई देते हैं। काव्य की व्यापकता का प्रमाण यही है कि उसकी सत्ता जो है वो सार्वदेशिक है और सार्वकालिक है। वह हृदय से निकलता है और सहृदय भावुक ही उसके रस, आनंद, महत्व व स्वरूप को हृदयगम कर सकता है। इसलिए चिर नूतन, चिर पुरातन कविता कामनी के सौंदर्य के विषय में रीतिकालीन कवि बिहारी की ये मान्यता जो है वह पूर्णतः सत्य साबित होती है। लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गबन जरूर, गए न केती जगत के चतुर चतेरे फूल। इस कविता कामनी के सौंदर्य का अंकन करने के लिए ना जाने कितने चित्रकारों ने प्रयास किए, किंतु कविता कामनी प्रत्येक क्षण परिवर्तनमान अपने सौंदर्य के कारण किसी भी उपासक के द्वारा अपने वास्तविक रूप का अंकन करने में सक्षम नहीं हो सकी है। और कविता के इसी स्वरूप का जितना भी हम अवलोकन करते हैं, जितना भी हम उसको निकट से देखते हैं, उसका सौंदर्य उतना ही बढ़ता जाता है। जैसे ज्यो ज्यो निहारिये मेरे ह्यो नयन ही, त्यों त्यों खरी निकसेरी निकाई। तो जैसे जैसे हम काव्य को नजदीकी से देखते रहते हैं, वैसे वैसे ही उसकी सुंदरता जो है वो बढ़ती ही चली जाती है। हिंदी के आचार्यों ने काव्य लक्षण निर्धारित करने का काफी प्रयास किया है। महाकवि तुलसीदास ने उसी काव्य को उत्तम माना है जो हितकारी है। कीर्ति भनिति भूति भल सोई, सुरसरी सम सब का हित कोई, हित होई। तुलसी का यह काव्य समन्वय का एक विराट चेष्टा है। उसमें जीवन आदर्शों एवं नैतिकता के उच्चतम मानदंडों की स्थापना हुई है और उसी की झलक इन पंक्तियों के द्वारा हमें देखने को मिलती है। तो काव्य लक्षण को हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों ने भी उल्लेखित किया है, लेकिन उनके जो काव्य लक्षण है वो संस्कृत साहित्य से काफी, संस्कृत आचार्यों ने जो काव्य लक्षण दिए हैं उससे वो काफी प्रभावित है। यहाँ तक कि यदि देखा जाए तो अधिकांशों ने संस्कृत के काव्य लक्षण का ही शब्दानुवाद किया है। चिंतामणि ने मम्मट एवं हेमचंद्र के आधार पर ही अपने काव्य लक्षण की परिभाषा बनाई है। लगभग हिंदी के जितने भी रीतिकालीन कवि हैं, समस्त आचार्यों की लगभग यही स्थिति है। ठाकुर कवि ने लिखा है, पंडित और प्रवीणन को जो हित हरे सो कवित कहावे। ठाकुर काव्य का लक्षण मनोरंजन मानते हैं, जो कि सर्वथा एकांगी विचार है। आचार्य केशव कला पक्ष की प्रधानता को उनका कथन है, यद्यपि जाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत, भूषण बिना न सोही कविता बनीता मित। केशव के विचार से रस, छंद,
शब्द सौंदर्य के साथ अलंकार होना आवश्यक है, पर श्रीपति ने अपने काव्य सरोज में रस पर जोर दिया है और लिखा है, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार कविता बनीता छवि नहीं, रस बिन यद्यपि प्रवीण। आचार्य चिंतामणि ने भी अपने ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु में साहित्य दर्पण के आधार पर काव्य का लक्षण देते हुए कहा है, बटक हाउ उसमें जू है कविता कहावे सोए। अर्थात रस से युक्त वाक्य काव्य कहलाते हैं। यहाँ पर रस को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया है। चिंतामणि ने अपने इसी ग्रंथ में काव्य प्रकाश के आधार पर काव्य के लक्षण भी दिए हैं और कहा है, सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, सब अर्थ बारो कवित विबुध कहत सब कोई। लेकिन मम्मट ने इनके इस परिभाषा का खंडन किया है। उन्होंने अलंकार की अनिवार्यता को स्वीकार नहीं किया और अलंकार को अनिवार्य कर दिया गया है, जैसा कि आचार्य हेमचंद्र की परिभाषा में हम देखते हैं। तो कुलपति मिश्र ने अपने रस रहस्य में भी मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पे जो काव्य लक्षण दिए हैं वह कुछ इस प्रकार है, दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार, सबद अर्थ जो कवित है ताको करो विचार। लेकिन इसकी ओर वाक्यम रसात्मकम काव्यम दोनों की आलोचना करके कुलपति ने अपने निजी काव्य लक्षण को कुछ इस तरह से लिखा है, जगत तो अद्भुत सुख सदन सबदरु अर्थक कवित, यह लक्षण मैनो कियो समझो ग्रंथ बहुचित। संसार में विलक्षण आनंद देने वाला शब्दार्थ काव्य है। संसार से विलक्षण आनंद कैसे समझे, यहाँ पर यह प्रश्न होता है। आखिरकार संसार से भी विलक्षण जो आनंद है वो कैसे प्राप्त होगा, यह इस परिभाषा से स्पष्ट नहीं है, अतः ये लक्षण जो है वो अस्पष्ट है। महाकवि देव ने अपने ग्रंथ काव्य रसायन में काव्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, शब्द जीवति ही अर्थ मन, रस में सुजस शरीर, जलत वह जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। इसमें काव्य पुरुष रूपक का स्पष्टीकरण है। शब्द प्राण है, अर्थ मन है, रस उसका सुंदर यश है, छंद गति है और अलंकार गति का सौंदर्य है। इससे काव्य की कोई विशिष्ट धारणा प्रकट नहीं होती। यहाँ शब्द को अस्पष्टता शरीर कहा जाना चाहिए। अलंकार की इसमें धारणा जो है वो भी थोड़ी गड़बड़ है। अतः काव्य के स्वरूप को समझने के लिए इस परिभाषा से हमें कोई विशेष सहायता नहीं मिलती है। अन्यत्र देव ने रस को काव्य का सार माना है। सुरति मिश्र ने काव्य सिद्धांत में जो काव्य के लक्षण दिए हैं वह कुछ इस प्रकार है, वर्णन मन रंजन जहां रीति अलौकिक होई, निपुण कर्म कवि को जूत ही काव्य कहत सब कोई। अलौकिक रीति से मनोरंजनकारी वर्णन काव्य। लेकिन यह परिभाषा भी स्पष्ट नहीं है। आखिरकार अलौकिक रीति का निर्णय कैसे किया जाए? अलौकिक रीति क्या होती है? सभी मनोरंजक वर्णन जो होते हैं वो काव्य की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते, अतः यह भी संदेहपूर्ण है और ये परिभाषा भी महत्वपूर्ण नहीं जान पड़ती है। सोमनाथ ने अलंकार को काव्य में आवश्यक मानकर लिखा है, सगुन पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविरुद्ध, भूषण जुत कवि कर्म जो सो कवित कही बुध। सोमनाथ ने
छंद को कविता के लिए स्वीकार किया है, पर इस परिभाषा में भी कोई नवीनता हमें देखने को नहीं मिलती है। इसी प्रकार संस्कृत के लक्षणों पर ही आधारित अन्य रीतिकालीन जो कवि हैं, जो आचार्य हैं, उनके लक्षण हैं। ठाकुर कवि ने लिखा है, पंडित और प्रवीणन को जोए हित हरे सो कवित कहावे। इसमें कविता की मनोरंजनकारी विशेषता का उल्लेख किया गया है। ये सभी काव्य के संबंध की हल्की धारणाएं हैं और काव्य का कोई तात्विक विश्लेषण नहीं करते हैं। आदिकालीन और रीतिकालीन आचार्यों के काव्य लक्षण तो हमने देख लिए, तो उसमें कोई नवीनता नहीं है, बल्कि संस्कृत के आचार्यों ने जो काव्य लक्षण निर्धारित किए थे लगभग उसी की पुनरावृत्ति की गई है। इसके पश्चात हिंदी के जो आधुनिक आचार्य हैं उन लोगों ने भी काव्य लक्षण निर्धारित करने का प्रयास किया है, लेकिन उनके जो काव्य लक्षण है वो लगभग पाश्चात्य लक्षणों पर आधारित है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक और जहां अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम काव्य मानते हैं, तो दूसरी ओर मिल्टन के प्रभाव से प्रभावित होकर कहते हैं कि कविता सरल, प्रत्यक्षमूलक और रचनात्मक होनी चाहिए, किंतु वे कविता की असलियत पर जोर देते हैं और कहते हैं सादगी, असलियत और जोश, यदि यह तीनों गुण कविता में हो तो कहना ही क्या। द्विवेदी जी की ये सभी मान्यताएं काव्य के कला पक्ष को ही अधिक प्रदर्शित करती हैं। इसके पश्चात जो काव्य लक्षण है वो आचार्य शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल वैसे तो रसवादी कवि हैं, लेकिन वो सत्य की अवहेलना भी नहीं कर सकते, तथा आचार्य विश्वनाथ का जो लक्षण निर्धारित किया गया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस परिभाषा को संकुचित रसात्मकम के आवरण से बाहर निकलकर वो उसे एक व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हैं और कहते हैं कविता वह साधन है जिसके द्वारा हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। पुनः वे एक स्थल पर लिखते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्ता अवस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे ही हम कविता कहते हैं। वास्तव में काव्य का चरम लक्ष्य हृदय की मुक्ति ही है। वही हमें परम तत्व की भावना से ममत्व, परम तत्व की भावना से ऊपर उठकर चित्त के विक्षेप से दूर ले जाकर काव्य आनंद का रसास्वादन कराती है। आचार्य शुक्ल भाव जगत और बाह्य जगत दोनों का सामंजस्य चाहते हैं। वह ना तो केवल चमत्कार के पक्ष में है और ना ही केवल मनोरंजन के। यही नहीं, वे काव्य को लोकहित से भी संबंधित करना चाहते हैं और इसी लोकहितकारी भावना के कारण ही वो तुलसी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि स्वीकार करते हैं। किंतु शुक्ल जी की ये दोनों परिभाषाएं बहुत ही व्यापक और विस्तृत है तथा उनकी कविता विषयक समस्त मान्यताओं को यह स्पष्ट नहीं कर पाती है। इन्हें काव्य लक्षण न कहकर अगर हम काव्य के स्वरूप की व्याख्या कहें तो अधिक न्याय संगत होगा। इसके पश्चात छायावादी कवि प्रसाद काव्य की आत्मा का संकल्पनात्मक अनुभूति कहते हैं और कहते हैं काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प और विज्ञान से नहीं है।
वह एक श्रेयमयी रचनात्मक ज्ञान धारा है। इस परिभाषा में सत्य, सौंदर्य और श्रेय के समन्वय पर बल दिया गया है। प्रसाद जी भी रसवादी कवि हैं, अतः आत्मा का संकल्पात्मक अनुभूति में भाव पक्षी नहीं है। इसमें उन्होंने अभिव्यक्ति पक्ष का उल्लेख नहीं किया है। साथ ही साथ इस परिभाषा में अस्पष्टता भी है। काव्य को ज्ञान की धारा कहना भी अनुपयुक्त है। तथापि प्रसाद जी की जो परिभाषा है वो मौलिक है, उनके चिंतन का सूचक है। यह परिभाषा उपनिषद के अयम आत्म वांग्मय एवं भवभूति के अशेतात्मनः कलाम और ऋग्वेदीय मैं अपने कवित्व के बादलों में फूटकर बाहर आने वाली पावस की धारा समझता हूँ, इस कथन के निकटतम जान पड़ती है। हिंदी के कथा सम्राट प्रेमचंद की बात कहें तो वो काव्य को जीवन की आलोचना कहते हैं, और वो कहते हैं जिस प्रकार संत वाल्मीकि और शैली की भांति विषाद में क्षणों की अभिव्यक्ति जो है वो काव्य है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकलकर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। सुमित्रा नंदन पंत ने दूसरी जगह कहा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह परिभाषा भी अस्पष्ट है, क्योंकि मानव के परिपूर्ण क्षण किसे कहे जाएंगे वह इस परिभाषा से स्पष्ट नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक एक क्षण परिपूर्ण होता है, फिर तो उसकी वाणी भी कविता होगी। और अगर इस परिभाषा पे गौर किया जाए तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति कवि होगा, अतः यह मान्यता भी सर्वमान्य नहीं हो सकती है। बाबू गुलाब राय का लक्षण महत्वपूर्ण एवं संतुलित है। काव्य संसार के प्रति कवि को भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं के कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेय रूपा प्रभावोत्पादकता अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार श्री नंदुलारे वाजपेयी ने इस संबंध में कहा है, काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों के नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य में चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावता अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करता है। अगर हम वाजपेयी जी के इस काव्य लक्षण पर ध्यान दें तो ये काव्य के स्वरूप को व्यक्त करने पर सफल सिद्ध होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व साहित्य में विभिन्न कालों में काव्य के लक्षणों का निर्धारण हुआ है और आगे भी हो रहा है। फिर भी इस संबंध में यही कहना उपयुक्त होगा कि कविता कामनी का पूर्ण विशुद्ध सर्वसम्मत लक्षण आज तक नहीं लिखा जा सका है, और ना ही ऐसी कोई संभावना ही प्रतीत होती है, क्योंकि कविता को किसी लक्षण में, किसी परिभाषा में बांध कर रखा ही नहीं जा सकता है, और ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि वह तो आत्मानुभूति का ही व्यक्त रूप है। धन्यवाद।